महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का संगठन मजबूत करने में राम माधव की भूमिका काफ़ी अहम रही। आसाम, त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की राजनीतिक पकड़ बढ़ाने और सरकार बनाने की रणनीति में भी उनका योगदान माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के गठन की सरकार बनाने में भी उन्हें प्रमुख रणनीतिकारों में गिना जाता है। हालांकि 2020 में बीजेपी ने उन्हें नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पद से हटा दिया था। इसके बाद राम माधव ने आरएसएस की सक्रिय भूमिका में वापसी की और आरएसएस की नेशनल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बने। अब करीब 6 साल बाद बीजेपी संगठन में उनकी वापसी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नितिन नवीन की नई टीम में राम माधव को फिर से क्यों जगह दी गई है। दरअसल बीजेपी की इस टीम को आने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों को भी शामिल किया है। कुल 65 नेशनल ऑफिसर में और 51 नए चेहरे हैं। यानी नितिन नवीन ने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव का संकेत दिया है। नई टीम में स्मृति ईरानी की भी वापसी हुई है। नमस्कार, टीवी 7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गोवा रैली में भी वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 छंद ही गाए गए, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। दरअसल कांग्रेस की गोवा रैली में वंदे मातरम की शुरुआती 2 छंद गाए गए, यानी कांग्रेस ने वही पुराना फॉर्मेट अपनाया जिसमें राष्ट्रगीत के पहले 2 अंतरे गाए जाते रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर देखिए, अब बीजेपी ने कांग्रेस पर सियासी हमला बोला है। बीजेपी की गोवा इकाई ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का वंदे मातरम को लेकर रवैया नया नहीं है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी वंदे मातरम के संपूर्ण गान को लेकर आपत्ति जता चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर से जुड़ी उस पुरानी घटना का भी जिक्र किया जब वंदे मातरम के पूरे गान को लेकर सोनिया गांधी के कथित विरोध का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस की राजनीति में वंदे मातरम के प्रति सम्मान की कमी रही है और इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इतना ही विग्रह हो गया है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरा क्यों नहीं देता। बीजेपी की तरफ से यह भी संदेश दिया गया, यह भी कहा गया कि वंदे मातरम का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है और जनता कांग्रेस को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के आरोपों के सामने झुकने के मूड में नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वीके हरिप्रसाद ने तो दो टूक कह दिया कि अगर 2 ही छंद गाए, हम 2 ही सिर्फ छंद गाएंगे, इसके लिए हमें फांसी चढ़ा दो या जेल भेज दो। हम संपूर्ण राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो इसके लिए वो तैयार है जेल जाने के लिए, फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वंदे मातरम के 2 ही छंद गाए थे, तो क्या उनके खिलाफ भी केस किया जाएगा। खड़गे जी कैसी बात पूछ रहे हैं। तब तो ये काट छांट करके छोटा किया ही गया था, अब तो कानून बन गया है, संपूर्ण गाना है। तब भी कह रहे हैं कि अटल जी ने भी छोटा गाया था और गांधी जी ने भी छोटा गाया। खड़गे ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी जो कहेगी कांग्रेस वो कभी नहीं करेगी। यानी वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव का एक नया मैदान भी बन गया है। वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चटर्जी के तहत, उसमें 2 ही पंक्ति थे। 1882 में जो आनंद मठ के लिए एक नॉवेल लिखता है बंकिम चटर्जी, तो साधु सन्यासियों के लिए एक वो गाना देता है। उसको रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद
सब उसको थोड़ा डाउट दिखाते हैं। फिर कांग्रेस का वर्किंग कमेटी के तहत 1937 में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहने पे हम लोग सिर्फ 2 स्टांजा ही गाते हैं, क्योंकि देश में एकता और अखंडता को बचाने के लिए जो आज़ादी के लड़ाई के संदर्भ में गाते थे 1896 से लेकर अब तक हम लोग 2 ही स्टांजा गाते हैं। तो सर कानून बन गया 3 स्टांजा का, तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े हैं। इस वंदे मातरम को लेके 1905 से 10 तक तो पाबंदी भी लगाया था, फिर भी कांग्रेस गाते रहा। अभी भी ये लोग पाबंदी लगाए, एक तरफ पाबंदी लगाए भारतीय जनता पार्टी सरकार के कानून के तहत। कर्नाटक में क्या 2 ही पंक्तियां होंगी या पूरा? कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी नरेंद्र मोदी। कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर डालो। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। So what any talk on alliance issues as far as Goa is concerned? No, they will take the decision because state parties first they will take, and that will be solved at the level of high command. कल खरगे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। इफ दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग टू द ग्रेट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, then you better stop claiming monopoly as the custodian of freedom movement. विकास पांडे, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है अब आई आवाज। हाँ विकास भाई, आपसे ये समझना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने तो कह दिया भाई कि हमको जेल में डालना है, जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ाना है फांसी पे चढ़ा दो, हम तो सिर्फ 2 ही लाइन गाएंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई आपका। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का चार्ज करे चेहरा और विशेषकर वंदे मातरम को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के आज हालात बने हुए हैं, ये शुरुआती दौर से नहीं है, क्योंकि आजादी का दम भरने वाली वो कांग्रेस को शायद ये पता नहीं है कि 1896 के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन किया गया था, उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह
एम सयानी साहब कर रहे थे, और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मुस्लिम कम्युनिटी से ही आते थे और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उसके बाद भी उस वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं हुआ। चाहे अशफाक उल्लाह जी की बात कर लीजिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए अशफाक उल्लाह जी, इसी वंदे मातरम को गाते हुए झूल गए, जिस वंदे मातरम को आज कांग्रेस पार्टी गाने से मना करती है। और ये तो मुझे लगता है, देखिए विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का जो ये चाल चरित्र चेहरा है, जब से नेहरूवादी कांग्रेस पार्टी हुई है तब से वो ऐसी चीजों पर हमेशा से अपने वोट बैंक को तरजीह देती रही है, राष्ट्र को सेकेंडरी रखती रही। ये पहले नहीं था कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि अगर पहले होता तो 1996 से लेकर के 1901 का अधिवेशन हो, चाहे 1906 का अधिवेशन हो, लगातार कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों में उसी वंदे मातरम को गाया गया, जिस वंदे मातरम को आज भारत की सरकार ने एक दर्जा देने का काम किया, एक संवैधानिक दायरे में लाने का काम किया, तो उसी वंदे मातरम को गाते रहे। तो ये शुरुआती दौर में उस कांग्रेस में कहीं नहीं देखने को मिला। और जबकि मैंने बताया आपको कि पहले अधिवेशन में जिसमें ये गाया गया, उसमें रहमतुल्लाह एम सयानी साहब अध्यक्षता कर रहे थे, बड़े मुस्लिम लीडर थे उस समय कांग्रेस पार्टी के, और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। शायद मुझे नहीं लगता आज के युवराज राहुल गांधी उनके छठाक बराबर भी पढ़े लिखे होंगे, मैं दावा करता हूं इस बात का। लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद को खुश करने की कोशिश करती है, आरिफ खान को खुश करने की कोशिश करती है, सऊद आलम को खुश करने की कोशिश करती है, चाहे शफीकुर रहमान बर्ग को खुश करने की कोशिश करती है, वो इन लोगों को खुश करना चाहते हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। और ये व्यवहारिक रूप से आप इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से चीजें घटित हुई है पिछले कुछ दिनों में, कांग्रेस पार्टी एक अपने ही बनाए जाल में लगातार फंसती हुई नजर आई, जैसे ही वंदे मातरम के बिल के ऊपर चर्चा का विषय आया, और उसमें चर्चा में भी कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मकता से भाग नहीं लिया, वो लगातार भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि भागने का काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी। जी ठीक। तो ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, और जो मुझे लगता है कि जब नेहरूवादी कांग्रेस पार्टी हुई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का चरित्र बदलता चला गया। ठीक। भाई मुन्ना खान साहब, आवाज आ रही है आपको? अब थोड़ा बातचीत उधर बंद हो गई हो मुन्ना खान साहब, तो चर्चा में भाग ले लीजिए। आ रही आवाज, आ रही है। हाँ मुन्ना खान साहब, वीके हरिप्रसाद कह रहे हैं कि फांसी पे चढ़ा दो, जेल में डाल दो। खड़गे जी भी कह रहे हैं कि अगर मुकदमा करना है तो गांधी जी पे करिए। लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की कह रहे हैं, अटल जी की कह रहे हैं। तब जो स्थिति थी उसके बाद से तो अब तक जितना गाए, लेकिन अब तो कानून बन गया है सर, 3 मिनट 10 सेकंड का संपूर्ण गायन करना है, फिर अब इतनी दिक्कत क्यों हो रही है मुन्ना खान साहब? देखिए, सवाल है जिस मुद्दे को बीजेपी उठाना चाह रही है, जिस मुद्दे पे बीजेपी बहस कराना चाह रही है, मैं समझता हूँ मीडिया का भी रुख उसी ओर है। आज मुद्दा ये नहीं है कि 150 साल पुरानी जो लिखित गीत थी, जो सर्वसम्मति के साथ जिसे हटाया गया, उसे 150 साल बाद बीजेपी को अब ये याद आ रहा। नहीं, वो शब्द, वो वर्ड्स, वो लाइन तो जुड़ने चाहिए। बहस ये है अब, क्योंकि न मीडिया के पास काम है, न सरकार के पास कोई काम है, क्योंकि मुद्दे की बात तो हो नहीं रही। मुद्दे की बात हो तो बीजेपी के प्रवक्ता अभी डिबेट छोड़ करके भाग जाएंगे। अब कीजिए ना मुद्दे की बात। इससे 16 घंटे चर्चा हुई देश की सबसे बड़ी पंचायत में, ठीक है, सदन में 16 घंटे, और उसके बाद ये कानून बना। आप हमें बता रहे हो काम नहीं हमारे पास? नहीं, क्या मैं मीडिया के साथ साथ सरकार को भी दोष दे रहा हूं? क्या काम है बताइए सर? आप लोगों ने सहमति जताई, कानून बनाया, संसद में ही बना। मैं पूछता हूं सुनील सिंह जी, 150 साल पुरानी गीत के ऊपर ये बीजेपी के प्रवक्ता, अरे भाई जितनी बहस होनी थी हो गई, हम तो अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं अब संपूर्ण जब गायन के लिए कानून बन गया, फिर इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी आपत्ति क्यों है सर? नहीं, चिढ़ की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं 150 साल पुरानी बातों पे बहस हो रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता सवाल कर रहे हैं। ये बात सदन में नहीं रखी आप लोगों ने, पूर्वजों का ये नाम हम बस, ये बात सदन में नहीं रखी सर। सदन में तो आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया, फिर कानून बना। नहीं सदन, मैं कह रहा हूं कानून किस बात पर बना?
क्या संपूर्ण गायन के लिए बना, संपूर्ण गायन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, राष्ट्रीय गीत संपूर्ण गायन होगा, राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम होगा। में की हुई पास की गई कानून, उसका मैं समझता हूं महत्व। 2014 के बाद भी मैंने भी बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए हैं सुनील भाई, जिसमें हमने 2 स्टैंजा गाए हैं और 2 स्टैंजा हमने बड़े कंठस्थ होकर बड़े जोरों जोरों से गाए हैं। लेकिन कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? जब संसद ने कानून पास कर दिया कि भी जब भी बजेगा अब ये पूरा ही बजेगा, आप बजाइए मत बजाइए आपकी मर्जी है। किसी ने नहीं कहा था कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं था, ना करते। लेकिन करना है तो सम्मान के साथ, नहीं करना मत करिए। दूसरी बात, इमरान मसूद समेत कई नेताओं ने कहा है, अभी मुन्ना खान भाई भी कह रहे हैं क्यों पंगा ले रहे हो भाई, तो किसी ने कहा नहीं कहा कि आपको गायन करना ही है। जब वो बज रहा हो आप सम्मान में सिर्फ खड़े रहिए, चुपचाप खड़े रहिए। आपको लगता है कि आपके मजहब के खिलाफ है, हालांकि किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। मुन्ना खान जी भी जानते हैं, मैं अनेकों नहीं हजारों मुसलमान दोस्त हैं मेरे, किसी ने नहीं कहा ये हमारे मजहब के खिलाफ। नहीं, वीके हरि, एक सेकंड, अनिल जी, वीके हरिप्रसाद को मस्जिद की चिंता है, उनका तो मस्जिद से अभी कुछ नहीं, वो तो उनका तो नाम ही देखो हरिप्रसाद है। और दूसरा खड़गे जी, वो भी हिंदू हैं, खाटी हिंदू हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो भी तो दो लाइन गाते थे। ये समस्या क्यों है ऐसी? मान लीजिए अगर इमरान मसूद कह रहे हैं कि मैं खड़ा तो हो सकता हूं लेकिन गा नहीं सकता, मुन्ना खान साहब भी कहेंगे कि मैं खड़ा हूंगा सम्मान में लेकिन गाऊंगा नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये बीके हरिप्रसाद और खड़गे जी को क्या समस्या है? सोनिया जी को भी ये पार्टी लाइन है साहब। जब सोनिया गांधी जी ने चलते हुए गायन में ऑब्जेक्शन किया था तो लोगों को लगा कि गलत हो रहा है, टीवी पे सब दिख गया है, मीडिया में आ गया है, तो उन्होंने कहा नहीं वो थक गए थे, बोल रहे थे, ये तो कहा कुर्सी ला दो, क्योंकि वो अनप्रिपेयर्ड आंसर। लेकिन पार्टी लाइन क्या है? पार्टी लाइन ये है कि हमारे किसी भी काम से किसी को जो कट्टरपंथी मुस्लिम है वो लोग नाराज ना हो जाए, उनको संदेश जाना चाहिए कि आप जो मर्जी करते हो, आपके कट्टरपंथ के पीछे हम खड़े और बिल्कुल सीना ठोक के खड़े। तो उनको मतलब ये नहीं कि आप 6 स्टैंजा गा रहे हैं या 2 स्टैंजा गा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है संदेश देने से, संदेश क्या देना है। कांग्रेस पार्टी संदेश दे रही है भारत के मुसलमानों को कि आप कट्टरपंथ में चलिए और हम आपके पीछे खड़े हैं, और जो कट्टरपंथ में नहीं चल रहे उनको चिंता नहीं। वो इस बारे में कोशिश नहीं कर रहे कि भैया कट्टरपंथ में चलना किसके लिए है। कहीं नहीं लिखा, कहीं कुरान में नहीं लिखा कि आप वंदे मातरम गाते तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, कहीं साफ दूर भी नहीं लिखा है। और फिर दूसरी बात है जो अभी इमरान मसूद ने कहा वो भी ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं गाना चाहिए, हमारा मौलवी कुछ कह देगा, हमारा कारी कुछ कह देगा, कुछ फतवा पढ़ देगा, तो आप चुपचाप खड़े रहिए ना, उसमें आपको क्या आपत्ति है। और जहां तक सरकारी कार्यक्रम हो वहां तो आपकी मजबूरी है कि आपको बजाना है, जहां गैर सरकारी कार्यक्रम हो तो बजाना भी मजबूरी नहीं, आप बजाइए ही मत। लेकिन जब बजाना है तो सम्मान के साथ बजाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल ऑनर्स के कानून में आ गया है। अब वो इसको मुद्दा बना के ये अपने आपको दिखाना चाहते हैं बहुत ज्यादा मुस्लिम परस्त है, वो एक अलग बात है। जी मुन्ना खान साहब, ये कट्टरपंथिता वाला मसला है क्या? क्योंकि गोवा में भी आपने जब कल रैली की वहां पर भी जब गान हुआ तो वो भी छोटा ही कर दिया, 2 ही लाइन। मुन्ना खान साहब, जो बात अनिल जी कह रहे हैं कि ये कट्टरपंथिता वाला मसला है, वो लोग नाराज ना हो जाए, ऐसा है क्या कुछ? मुन्ना खान साहब बोलिए। बड़ी समस्या है खान साहब, फिर बीच में ना बोलिएगा, अब वक्त मिला है आपको, अब बोल नहीं रहे हैं। विकास पांडे, जो बात अनिल जी ने कही वही मसला है, कुछ लोगों को खुश करना या कुछ लोग नाराज ना हो जाएं और ये दिखाना कि हम ही हैं सबसे बड़े रहनुमा आपके। चूंकि इमरान मसूद जो कह रहे हैं कि देखो भाई साहब मैं खड़ा हो सकता हूं सम्मान में, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, ठीक है मान लिया, वो आपका इस्लाम आपको इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक। लेकिन ये वीके हरिप्रसाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनको क्या समस्या है? यही दुर्भाग्य है सुनील भाई, और ये दुर्भाग्य मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया कि जब ये गायन पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में 1896 में हुआ तो उसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के उस समय के मुस्लिमों के बहुत बड़े लीडर रहमतुल्लाह सयानी साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और पूरा गायन गाया गया। ऐसा नहीं है कि उस समय भी वही 2 छंद गाए गए, पूरा गायन गाया गया। और उसके बाद चाहे 1901 का कांग्रेस का अधिवेशन हो, 1905 का अधिवेशन हो, लगातार वो गायन गाता रहे। 1937 तक, लगभग 1937 तक पूरा का पूरा स्पेंजा गाए गए थे।
जहां तक मेरी जानकारी है। अच्छा, इसके बीच में मुझे लगता है कि इसकी जो अभी हमारे अनिल साहब कह रहे थे कि कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश करने की बात, जब 1905 में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ उसके बाद से इस पर लगातार आपत्तियां आना चालू हो रही थी, लगातार आपत्तियां आना चालू हुई, जिसको मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने, जैसे कहा आपने खुश करने की बात, मुझे 2013 का एक वाक्य याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि 2013 में लोकसभा के अंदर शफीकुर रहमान वर्क साहब बीच में छोड़ करके चले गए थे। जैसे ही वंदे मातरम बजना चालू हुआ और उसे बीच में छोड़ करके चले गए थे, तब तो 2 ही स्टैंजा बज रहे होंगे अनिल साहब, तब तो 2013 में 2 ही स्टैंजा बज रहे होंगे। फिर उन 2 स्टैंजाओं से आपत्ति क्यों हो गई साहब आपको? अच्छा, दूसरी बात समझ लीजिए कि इसे आप एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं, हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करें। अरे भाई, देश बड़ा है, मुझे लगता है देश की इबादत अल्लाह की इबादत से कम नहीं होती है। तो देश की इबादत के लिए अगर कोई गीत आपको गाना पड़ता है और उस गीत को गा करके अशफाकुल्लाह जैसे लोग शहीद हो गए, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए, और उस पर जाकर के आज कांग्रेस पार्टी शफीकुर रहमान वर्ग जैसों को समर्थन करना चाहती है, इमरान खान जैसों के साथ खड़ा नजर आना चाहती है, आरिफ मसूद के साथ खड़ा नजर आना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और वर्तमान में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को यही सूट कर रहा है, अपने वोटमैन को खुश करना उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी। जी अनिल जी, क्या अगर ये वंदे मातरम गा लेंगे तो फिर ऊपर 72 हुर नहीं मिलेंगी? ये मसला है क्या कि 72 हुर भाई थोड़ा इतिहास मैं थोड़ा सुनील भाई इसको और थोड़ा बताना चाहता हूँ। पहली बड़ी ऑब्जेक्शन आई थी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के जमाने में काकीनाडा में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें जब पंडित पुष्कर जी ने, उनका पूरा नाम था विष्णु दिगंबर पुष्कर जी ने, जब उन्होंने पूरा गायन शुरू किया तो उन्होंने आपत्ति की, लेकिन उस समय तक कांग्रेस में ये कट्टरपंथ उतना हावी नहीं था। तो उन्होंने कहा उसको अध्यक्ष को, भाई साहब ये आपका मस्जिद नहीं है, ये कांग्रेस का अधिवेशन है, सामाजिक कार्यक्रम है, यहाँ पे तो पूरा गायन होगा। तो वो पूरा गायन किया उन्होंने, लेकिन वहां से बड़ी आपत्ति कांग्रेस के बीच शुरू हो गई और 1937 आते आते ये इतनी बड़ी बढ़ गई क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ कंपटीशन चल रहा था, तो इतनी बड़ी बढ़ गई कि 1937 में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम तो 2 स्टैंजा गाएंगे, तो उस समय तक कानून की कोई लेना देना नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम तो गाएंगे। बाद में कमेटी बनाई, कमेटी ने भी कहा यार तुम चक्कर में पड़ते हो 2 ही गा लो, तो ठीक है भैया चलो 2 गा लो। सवाल 2 गाने या 6 गाने का नहीं है, सवाल ये है आज के दिन जब ये कानून बन गया है तो आप कानून का सम्मान करेंगे नहीं करेंगे? आप क्या वापस 2 दिमागी नक्सल की बात पी चिदम्बरम ने किया वैसे जाएंगे? नक्सल का मतलब क्या है? नक्सल प्रतीक है अराजकता का, नक्सल प्रतीक है विद्रोह का, नक्सल प्रतीक है जो भी आपके इंस्टीट्यूशन बने हैं आप उसको मानेंगे नहीं, उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करेंगे, वो नक्सलवादी है और दिमागी नक्सलवादी है जो दिमाग से विद्रोह करेंगे। तो ये इन्होंने चिदम्बरम ने बता दिया ना कि अपनी भाषा में कि हम दिमागी नक्सल, हम तो नहीं मानते भाई। अब क्यों नहीं मानते? क्योंकि अभी जो मुस्लिम लीग की बात जो आप कर रहे थे, जो 1946 में जो अलग अलग सेपरेट वोटों पे चुनाव हुआ था, तो मुस्लिम लीग ने अधिकांश मुस्लिम सीटें जीती, और जिन क्षेत्रों से जीती और जिन नेताओं ने जीती उनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तान गए ही नहीं, वो यही उत्तर प्रदेश में रह गए, बिहार में रह गए, साउथ में रह गए। उन्होंने मुस्लिम लीग तो वहां के नाम तो चला गया, लेकिन इंडियन मुस्लिम लीग तो दावत बना ली। इवन उस मुस्लिम लीग के, तो पुरानी मुस्लिम लीग के, उसके भी 16-17 सदस्य हमारी संविधान सभा में भी थे। ये सारे के सारे मौजूद थे, उन्होंने नया एजेंडा शुरू कर दिया। और कांग्रेस क्योंकि विभाजन की जिम्मेदार मानी जाती थी, उस समय इनको पता लगा कि हिंदू आपको पसंद नहीं करता, उन्होंने उसी दिन से मुस्लिम एपिट्यूड की राजनीति शुरू की, जो आज तक जारी है। उनको लगता है कि अगर सत्ता में रहे तो मुस्लिम एपिट्यूड करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में हिंदू तो आपसे नाराज है, आपने विभाजन करा दिया, 10 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में मारे गए, तो आप तो लोग इसलिए तो अच्छे मानते हैं। तो सारी समस्या देश का इतिहास पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगी सुनील भाई। नहीं, अनिल जी, कांग्रेस को राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, सत्ता में आना है, तमाम सारी चीजें। सबसे पुरानी पार्टी आज राज्यों में कैसे सिमट गई है आप देख ही रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सिमट गई है, वहां लंबे अरसे से है नहीं। बिहार में आप देख ही रहे हो क्या हालात है, पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है। भाजपा ने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान पर निकले हैं, वो अपने अभियान में सफल हो रहे हैं। कांग्रेस से कहा जा रहा है कि कम से कम राष्ट्र के, भाजपा से लड़ना है लड़ो, भाजपा का कोई गीत थोड़ी नहीं गाना है आपको। या संघ प्रमुख कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अधिवेशन में आइए, यहाँ करिए आके,
डंडा लेके और वो सब, कोई मतलब नहीं। ये तो देश का मसला है और आपने 16, 17 घंटे, 18 घंटे सदन में चर्चा में हिस्सा लिया। ये कानून बना कि संपूर्ण गायन करना है, 3 मिनट 10 सेकंड का उसका सम्मान होना है, जैसे राष्ट्रगीत का है, राष्ट्रगान का भी होगा, राष्ट्रगान का जैसे है जैसे राष्ट्रगीत का होगा, उसमें भी आपत्ति हो रही है। इससे वोट बैंक में कुछ इजाफा होगा, या जो लोग अभी भी कांग्रेस पर मान लीजिए भरोसा करते हैं वो और कहेंगे कि सारा बेड़ा गर्क करा लिया इन्होंने? क्या समस्या है, क्या चिढ़ है? नहीं सुनील भाई, इसमें इजाफा होने का कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना बचा पूछा वोट बैंक बचाना चाहते हैं। आप ही देखिए, वंदे मातरम को पहले अलग अलग शैली में गाया जाता था, अलग अलग ट्यून में गाया जाता था, उसकी समय सीमा कोई निर्धारित नहीं थी, उसके स्टैंडर्ड में 2 गाने 4 गाने कोई निर्धारित नहीं था। हम लोगों ने भी अलग अलग भाषा में गाया। इन्हीं लिए अगर आप पीछे इतिहास में जाएंगे और एक फिल्मों में अलग अलग ट्यून में है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आज हम उस ट्यून में गाना गाएंगे, नहीं, क्योंकि आज ये कानून है, आज ये नेशनल ऑनर्स के अंदर चला गया है, उसमें अमेंडमेंट हो गया है और ये नेशनल ऑनर का मामला है। आप राष्ट्रीय सम्मान के पीछे नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? मतलब आपकी नजर में राष्ट्रीय सम्मान की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इसने भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक लीडरशिप उस सरकार ने पास किया, इसलिए तो भाई नेशनल ऑनर है ना। अब ये नेशनल ऑनर को तो आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। अब वो कहेंगे जब जेल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। तो कहने वाली बात है सुनील भाई, जिस दिन 4 आदमी भी जेल चले गए ना इस कानून में, उस दिन बाकी वो लोग अपने आप सीधे हो जाएंगे। अरे सर, जेल की बात तो मेरा दूसरी बात, जो मुन्ना खान जी चले गए, इसलिए मैंने उस समय कहा था कि मैं मुसलमानों के बीच मुन्ना खान से ज्यादा रहता हूँ। मुझे मालूम है, ना तो कुरान में इसकी कोई मनाही है, ना किसी आयत में लिखा हुआ है, ना उनके हदीस में लिखा हुआ है। ये सब शरीयत में जो बाद में बनाई है मुल्लाओं ने, उसके अंदर ही कहा गया है। जी भाई पांडे जी, आप पर यह आरोप हमेशा लगता आया कि आप लोगों ने ना आज़ादी में हिस्सा लिया भारत की में, ना आपने कभी किसी तरह का कोई बलिदान दिया। कांग्रेस ने तो भारत को आज़ादी ही दिलाई, बलिदान दिया है बड़े बड़े नेताओं। हालांकि हमने पूछ लिया था तो वो नाम नहीं बता पाए थे। फिर वही सारी चीज़ें आती हैं। जो कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दे सकती है, वो देश के सम्मान के लिए वंदे मातरम नहीं गा सकती? पांडे जी, यही सुनील भाई यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जैसे कि आपने कहा, अभी हमारे अनिल भाई कह रहे थे कि देश की चुनी हुई सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये कोई पहली बार नहीं जो कांग्रेस पार्टी इस तरीके की चीजें करती हुई नजर आ रही है। देश की चुनी हुई सरकार को यह अधिकार दिया है संविधान में कि वो किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने में सक्षम है, और वो भी तब जब विधायिका ने उस निर्णय को, लोकसभा ने उस निर्णय को पूर्ण बहुमत के साथ जो पास किया है, उसको कानून का अमली जामा पहनाया है, और उसके बाद हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। मतलब खाता ना वही जो कांग्रेस पार्टी के युवराज कहते हैं, जो श्रीमती सोनिया गांधी कहते हैं वही सही। तो इस पद्धति पर कांग्रेस पार्टी पुरातन कालीन से चली आई। और मैंने ये ऐसे ही नहीं कहा था सुनील भाई आपसे कि जब से कांग्रेस पार्टी नेहरूवादी कांग्रेस पार्टी हुई है, तब से बहुत चीजों में झोलमेल होता चला गया। देश पीछे छूटता चला गया और व्यक्ति आगे होता चला गया। ये कांग्रेस पार्टी की रीतियों नीतियों में भी देखने को मिला। ये कोई पहली बार नहीं था, और लगातार इस बात के प्रमाण हैं, इतिहास में भी है। और लगता है कि बहुत हद तक इस बात को आप समझेंगे भी कि कांग्रेस पार्टी में एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय महात्मा गांधी थे, जिन्होंने 1.5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था। और सबसे लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी ये दम्भ बढ़ती है कि हम आजादी में हमने हिस्सा लिया, ये किया, वो किया। हालांकि अभी अगर पूछ लीजिए कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेजों की गोली से मरे, फांसी चढ़े, तो शायद नाम नहीं याद आएगा। लेकिन मैं मुन्ना खान साहब से समझ लेता हूँ। मैं तो देखो भाई, मैं ठीक है पांडे जी, ठीक है पांडे जी, मैं तो मुन्ना खान साहब कहें या कांग्रेस के और भी लोग कहें इस बात को कि हमने आज़ादी के लिए अपने प्राण की आहुति दी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने, हम तो स्वीकार करते हैं ना, सहज स्वीकार करते हैं, क्या दिक्कत है? मुन्ना खान साहब, जब आप प्राण दे सकते हो, फांसी चढ़ सकते हो, देश को आज़ाद कराने के लिए रक्त बहा सकते हो, कतरा कतरा बहा सकते हो, सर, फिर ये देश राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रीय गान क्यों नहीं? सवाल ये है कि और क्या चाहिए इस बदन के लिए? तिरंगा ही बहुत है कफन के लिए। हमें सरहदों पर भेजकर तो देखिए, हम जान दे देंगे अपने वतन के लिए। ये दलाल जो अंग्रेजों की दलाली करते हैं, वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हमें देशभक्ति बताएंगे कि देशभक्ति क्या है। जिसने आजादी में अपनी नाखून तक नहीं कटवाई, ये हमें बताएंगे। अरे हमारे पूर्वजों ने सर कलम किया, हमारे पूर्वजों ने 150 साल तक अंग्रेजों की गोली से मरे। इनको शांत करवाएंगे, डिपेंड रहने वाले नेहरू जी
जेल में अय्यासियों का जीवन जीते रहे हैं। पांडे जी ये बात कौन आने नहीं दीजिए। जानता है? पांडे जी ये जमीन पे ये इस तरह डिबेट नहीं होगी। ये कह रहे थे नेहरू जी के लिए अपशब्द कहा, गांधी जी के लिए कहा, कई अध्यक्ष के लिए कहा, मैंने नहीं कहा। मैं तो इसे कह रहा हूं कि बंगारू लक्ष्मण को याद कीजिए, बाकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये लोग ऐसे हैं जो जमीन पे भी दंगा करेंगे, टीवी पे भी आके दंगा करने का काम करेंगे, शांति से सुनेंगे नहीं। इनके एक पूर्वज का ये नाम बता दे जो आजादी के दौरान जिसने शहादत दी हो या उनके किसी रिश्तेदार ने शहादत दी, एक पूर्वज। वो आपसे पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दो कितने लोग हैं। पांडे जी आपसे पूछ रहे हैं, मुन्ना खान साहब वो आपसे नाम पूछ रहे हैं। मुन्ना खान साहब ये हमसे नाम पूछ रहे हैं? हाँ अच्छा 10 नाम गिना दो इनको। हमसे नाम पूछ रहे हाँ हैं? 10 नाम गिना दो इनको फटाक से। उल्टा चोर कुतवाल को डांट रहे हैं? 10 नाम गिना दो नहीं मुन्ना खान साहब। नहीं, उल्टा चोर या कुतवाल को नहीं, उल्टा सीधा जो भी चोर है क्या है वो सब छोड़ो। उल्टा चोर कुतवाल को डांट रहे हैं? उल्टा चोर सीधा चोर छोड़ो। 10 नाम गिना दो इनको पांडे जी को, ताकि इनको भी इनके भी आंखें खुल जाएं। गिना दो सर। नहीं, इनसे एक बात पूछिए ना, जलियांवाला बाग में जो हमारे भारतीयों पे गोली चली थी, उनके क्या जनसंख्या ही लोग थे? वो कह रहे हैं कांग्रेस के 10 वो कांग्रेस के 10 ऐसे लीडर बता दो जिन्होंने सर कलम कराया है। जनसंघ 1951 में बनी थी कि जनसंघ 1896 85 में बनी थी, 83 में? सवाल ये है, आरएसएस के भी लोग थे उसमें। अरे आरएसएस भी 1925 में बनी। आ रहा हूं, अरे भाई मामला उलझ गया, क्या भाई फंस गया मामला। अनिल सर ये तो मामला फंस गया। वो इनसे नाम पूछ रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं, नाम किसी के पास है नहीं। ये बताएं, नाम किसी के पास नहीं है, सब अपना अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आजादी दिलाने का दम कौन भरता है? आजादी दिलाने का दम भरने वाले तो नाम छोड़िए, 2 नाम नहीं बता सकते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का। सुनील सिंह जी, आजादी दिलाने का दम भरने वाले मैं कह रहा 2 हूं, नाम नहीं बता सकते राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेजों के स्तर दलाल का, को जो पूछिए, अंग्रेजों की लाठी से मरे हो, फांसी चढ़े हो, जेल गए हो। वहां देखे ना। नहीं, आप सुन तो लीजिए। अरे सुनील जी, विकास पांडे जी सुन लीजिए, कमाल करते हो पांडे जी। अरे आप इंडिया गेट पर देखिए ना, कितने नाम है शहीदों के, वो सब कांग्रेस के थे। क्या उसमें आपके एक पूर्वज है, उसने नाखून भी कटवाई है? ये दलाल उस टाइम जब योद्धा अंग्रेजों के मत चिल रहे थे। लो भाई, लो भाई, जो कांग्रेस है ये वही कांग्रेस है। ये अब आ जाइए दूसरी बात पर। इंडिया गेट पर जो नाम है शहीदों के वो सब कांग्रेसी हैं। अनिल जी, इंडिया गेट पे जितने नाम हैं शहीदों के वो सब कांग्रेसी हैं भाई साहब, और इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ? इंडिया गेट पे जो नाम बिल्कुल है, इंडिया गेट पे सुनील भाई जो नाम है वो उन भारतीय वीरों के हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में वो कांग्रेसी हैं सर, लड़ते हुए शहीद हुए। वो कांग्रेसी हैं। अब ये मानो पहले, पूरी भाषा तो सुनिए मेरी। हाँ। वो अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उन शहीदों के नाम है। अब वो कांग्रेसियों के है नहीं है, मुन्ना खान जी को तय करने दीजिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, जो बार बार बात आ रही है भी कौन किसके साथ था नहीं था, देखो ये तो देश का इतिहास है ना कि कांग्रेस का गठन किसने किया। अगले 20 साल तक कितने कांग्रेस के जो अंग्रेजों के जो अफसर थे जो उस समय बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे सरकार में और कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, तो ये क्या डबल रोल ले रहे थे? कांग्रेस की तरफ आते थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, वापस ड्यूटी जाके वो फिर स्वतंत्रता सेनानियों को सजा सुनाते थे। यानी एक ही साथ डबल रोल कर रहे थे। तीसरी बात, जेल जाने की जहां तक बात चलती है सुनील भाई, मैं बड़ा तड़पता हूं। आप अंडमान में सेलुलर जेल जाइए, एक बार थोड़ा देखिए उसका विकास। सेलुलर जेल जाना और नैनी जेल जाना दोनों एक समान है क्या? जेल में आपको कमरा मिलेगा, जेल के अंदर आपको कुर्सी मेज मिलेगी, बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा और आप जेल में जाएंगे और अंडमान में जाएंगे, रात को 6 बजे बंद कर दिया जाएगा, आपको एक कमरा मिलेगा, उसके अंदर 6 जो छोटा सा कमरा, उसके अंदर एक मटका मिलेगा, उसी से पीना है। अगर सोच आ जाए तो उसी डब्बे के अंदर वहीं पे सोच करना है, उसी से आपको सफाई करनी है, फिर बाद में पानी भी उससे पीना है और सुबह 6 बजे तक आपको खोला नहीं जाएगा। आप दोनों की कल्पना करिए, एक में आपको बैडमिंटन खेलने को मिलता है, एक में आपको कोल्लू के बैल की तरह से उसमें लड़ना पड़ता है। और भाई गोड़ सीधे नहीं हो सकते अनिल जी, गोड़ सीधे नहीं कर सकता व्यक्ति। अंडमान निकोबार तो जिसकी बात करते हैं, वीर सावरकर जिस जेल में थे, गोड़ सीधे नहीं कर पाते थे भाई साहब। मैं बड़ा कमरा है वो कोठरी, उस कोठरी में अनेकों बार गया हूँ जिसमें वीर सावरकर जेल में बंद थे। उस कोठरी में अनेकों बार गया हूँ।
हमने एक मुहिम चलाई शहीद स्वराज वीर समूह नमन यात्रा के नाम से। अनेकों लोगों को मैं अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल को दिखाने ले गया हूँ। मैं यहाँ पे इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी स्वतंत्र सेनानी का अपमान मत करिए, नहीं तो फिर आपको भी सुनना मिलेगा कि आपके साथ अंग्रेजों के साथ मीटिंग करने वाले कौन थे, अंग्रेजों के साथ पिटने वाले कौन थे, जरा पता करिए। अंग्रेज क्यों अपने दुश्मनों को सत्ता दे गए और दोस्तों को क्यों लात मार गए? उनको दोस्तों को सत्ता देनी चाहिए थी। जो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों के मित्र थे, अंग्रेजों को दलाली करते थे, सत्ता उनको सौंपते, आपकी क्यों सौंप गए भाई? आप तो उनके दुश्मन थे ना, आपको तो जेल में बंद करके फांसी चढ़ा देना चाहिए था। तो कैसी बात करते हो? ये देश का युवा है सुनील भाई, आप सारी बातें जानता है, सारी बात समझता है। वो अब ये नहीं होगा तो आपके आजादी के पहले 20 साल में आपने जो इतिहास लिख दिया और आपने भगत सिंह को आतंकवादी लिख दिया, शिवाजी को पहाड़ी छुआ लिख दिया और जनता इसको मानती रहेगी। अब देश बदल रहा है, देश को मानना पड़ेगा और इनको भी मानना पड़ेगा कि आपने जो पढ़ाया लिखाया था अब लोगों ने छान लिया है, अब लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे और नहीं बदलेंगे तो जैसे अभी एक तो राज्य में वहां से भी खत्म हो जाएंगे। जी भाई पांडे जी, वीके हरिप्रसाद कह रहे हैं हमें जेल भेज दो। कब भेज रहे हो अंडमान निकोबार वाली जेल में? वो कह रहे हम तो ऐसे ही अपमान करेंगे, हम तो 2 ही लाइन गाएंगे, हम तो 2 ही लाइन गाएंगे, आप हमें जेल भेजना भेज दो। तो वो अंडमान निकोबार वाली ठीक रहेगी जेल, वहीं भेजो। नहीं सुनील भाई, अंडमान निकोबार की जेल में ना बहुत सम्मानित व्यक्ति गए थे, अब इन्हीं ये भी समस्या। मुन्ना खान साहब, इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया जा रहा है मुन्ना खान साहब? आप लोग जेल जाने, फांसी पर तख्ते पर चढ़ने को तैयार हो सर, लेकिन राष्ट्रगीत गाने से समस्या है पूरा। अब सुनील जी मैं जवाब दे दूं? जी सर। सुनील जी, अभी हमारे मित्र राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लेकिन है जो बीजेपी के पक्ष रखने वाले अनिल गर्ग जी और ये हमारे पांडे जी, ये दोनों मिलकर कह रहे हैं कि वीर सावरकर, अरे वीर कैसे हो गया हो? एक 80 साल के बुजुर्ग के सीने पे तुमने गोली चला दी और वीर हो गया। अरे वीर होता तो अंग्रेजों के सीने पे गोली चलाता तो उसे माना जाता कि हाँ ये वाकई वीर। सावरकर ने कहाँ गोली चलाई थी? वो तो गॉडसे ने गोली चलाई थी। बेबस आदमी में उनको भी वीर बोलते हैं, उनको भी ये वीर बोलते हैं। तो ये तो पढ़ाया गया, आप ही के टर्म में पढ़ाया गया भाई, ये तो आप ही के टर्म में पढ़ाया गया मुन्ना खान साहब कि वीर सावरकर। नहीं, गोडसे को भी ये वीर बोलते हैं कि वीर है, बहुत ही। वीर सावरकर ने कहाँ गोली चलाई थी सर? बहुत ही अच्छा। वीर सावरकर ने कब गोली चलाई थी गांधी जी पर? वीर सावरकर नहीं कह रहा हूँ, गोडसे कह रहा हूँ, गोडसे ने गोली चलाई थी। हाँ तो गोडसे का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। नहीं, वो तो वीर है, वो महापुरुष है, वो कह रहे वीर है, महापुरुष है। वो वीर कैसे हो गया, महापुरुष कैसे हो गया? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए राष्ट्रगीत में बदलाव करे और बीजेपी इसे 24 घंटे गाए, उसे किसी को ऐतराज नहीं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या समझदार व्यक्ति वो अब उस बातों को नहीं लाना चाहता जो 150 साल पुरानी है। 150 साल पुरानी बातों को हम नहीं दोहरा सकते। अगर ऐसा इत्तेफाकन था तो वाजपेयी जी की भी सरकार बनी, वो भी ये ला सकते थे, लेकिन वो समझदार व्यक्ति थे, वो जाहिल थे नहीं, वो पढ़े लिखे सूझबूझ वाले आदमी थे। उनको पता था कि देश की हालत क्या है और क्या विकास करना है, देश को किस पथ पे ले जाना है। अब ये जब जैन जी ने इसकी वाट लगा दी, जब देश में युवाओं का गुस्सा है, तब ये अपनी लाइन डाइवर्ट कर रहे हैं। अब ये फिर से दोबारा ला रहे हैं कि भाई देखिए 150 साल पुराना जो गीत है वो तो हम गाएंगे। अरे वो गीत गा करके अगर युवा का भला हो रहा हो, किसान का भला हो रहा हो, जवान का भला हो रहा हो, तो लाइए मैं भी गाता हूँ, सुबह शाम गाएंगे। लेकिन मुन्ना खान साहब, जैन जी का गुस्सा तो आप लोगों के प्रति भी है। रांची में हमने राहुल गांधी जी का पुतला फूकते देखा, कल पुतला फूका छात्रों ने। नहीं, वो तो एबीवीपी के गुंडे थे। अच्छा। वो छात्र नहीं थे, वो सारे गुंडे भेजे गए थे बीजेपी के द्वारा और 500 रुपए के पर डे के खर्चे पे भेजा गया था। पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता को, वो सारे गुंडे गए थे। आपके पास है ऐसा कुछ? ये दंगाई लोग हैं, कुछ आपके पास कुछ है ऐसा प्रूफ तो हमें दिखाओ, हम चलाएंगे कसम से। आप हमें दो 500 रुपया बांटते हुए भाजपा वालों को और पूरी सब्जी बांटते हुए बताओ ये भेज रहे के और विद्यार्थी परिषद के हो। बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये विद्यार्थी परिषद। सर अब क्या रिकॉर्ड? आप तो सब क्या कह देते हो, क्या करें ऑन रिकॉर्ड? समस्या यही है। अनिल गर्ग जी, जैन जी का गुस्सा वो बता रहे हैं भाजपा के लिए। जी सुनील भाई, सवाल क्या है? राहुल जी का पुतला फूंक देता है जैन जी, तो वो कहते हैं ये विद्यार्थी परिषद के गुंडे हैं। देखो सुनील भाई, दो परिदृश्य दिखाता हूं आपको।
एक प्रदेश में जंतर मंतर का था जहां पे जो छात्र और छात्राएं थे इतनी अश्लील भाषा थी, इतने अश्लील पोस्टर थे कि आप चाहो तो दिखा नहीं सकते। वो तो जैन जी था और जैन अल्फा था, और वहां पे अगर किसी ने किसी नेता का पत्ता किया और कोई भाषा खराब नहीं की तो वो जैन जी नहीं है। मैं या आप ये जैन जी का परिभाषा दोनों अलग अलग कैसे अरे राजनीतिक विश्लेषक दूसरी मुन्ना खान जी, आपने कहा ना ऐसे नहीं होता, बारी बारी से बोलते हैं तो बारी बारी से बोलेंगे ना। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 150 साल पुराना गीत गाने से जैन जी का क्या भला होना है। मान लिया नहीं भला होना है, बुरा क्या होना है ये तो बता दो। ये 150 साल पुराना गीत गाया जाए, इससे जैन जी का नुकसान क्या हो रहा है ये बता दो। गालियां तो गा लो भाई, ये 150 साल से गा रहा है, आप दोबारा गा लो, क्या दिक्कत है। भारत का मस्तक ऊंचा रहे, भारत का मस्तक ऊंचा रहे, भारत का मान ऊंचा रहे, भारत का सम्मान ऊंचा रहे, झंडा हमारा ऊंचा रहे, इससे क्या समस्या है? सुनील भाई एक किस्सा सुनाता हूं। 155 देशों में 2003 में बीबीसी ने एक वो किया था, सर्वे किया था 2003 के अंदर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के नाम से। उसमें 7,000 गीतों पे मुकाबला चला था। उसमें पहले 10 गीतों का चयन किया था, वंदे मातरम उसमें दूसरे नंबर पर था। ये हमने नहीं किया, 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने किया था। 155 देशों के अंदर सर्वे हुआ था, 7,000 गीतों के बीच हुआ था। पहले 10 गीत चुने गए थे, उसमें दूसरे नंबर पर वंदे मातरम गीत था। बिल्कुल होगा, उस गीत को गालोगे तो जैन जी का क्या नुकसान बिल्कुल होगा। और मुन्ना खान साहब ने जो बात कही ना कि इंडिया गेट पर जितने नाम लिखे हैं वो सब कांग्रेसी, हम कहते हैं सर वो हिंदुस्तानी है, जिन्होंने बलिदान दिया। अगर वो कांग्रेसी थे तो इनको कहना पड़ेगा कि सारे कांग्रेसी अंग्रेजों की तरफ से प्रथम वर्ष में लड़ने गए थे, ये भी कहिए। हाँ, और दूसरा वो सब शहीद हुए वंदे मातरम गान गा के हुए, फांसी का फंदा चूम गए सर वो लोग, गोलियां खा गए सीने पर। आज यहाँ हो रहा है कि हम फांसी चढ़ जाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। भाई पांडे जी, ऐसा है सुनील भाई, दो बातें तो ठीक है, वो भारतीय थे और शहीद हुए, लेकिन वो अंग्रेजों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए। जी पांडे जी, वो दो बात पक्की है शहीद जी। पांडे जी, मुन्ना खान साहब ने बात कही, वो कह रहे हैं कि आप हमें 150 साल पीछे क्यों ले जा रहे हो, क्या उससे भला हो रहा है? वर्तमान की बात करो, जैन जी आपसे नाराज है। अब जैन जी कितना भारतीय जनता पार्टी से नाराज है ये बार बार जैन जी इनको दिखा रहा है। और ये मुझे लगता है कि दिल्ली से लेकर के आप चले आइए और बिहार चले जाइए और महाराष्ट्र चले जाइए, लगातार जैन जी दिखा रहा है। और जैन जी ने तो रांची में भी दिखा दिया, वो रांची इनको नहीं दिखाई देगा, रांची में वो वहां तो विद्यार्थी परिषद बता रहे हैं मुन्ना खान साहब, 500 रुपया देते हो आप। वही मैं बता रहा हूँ, 500 रुपया भी देते हो, विद्यार्थी परिषद के भी हैं वो सदस्य। भाई विद्यार्थी परिषद के सदस्य को 500 रुपया देते हो आप। हाँ, वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वही होता है भैया। कांग्रेसी चमचे और भाड़ों से लाख बेहतर है, कांग्रेसी चमचे और भाड़ों से लाख बेहतर है। आकर के यहाँ एक नैरेटिव सेट करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत समझदार व्यक्ति थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत समझदार थे कि उन्होंने कभी ऐसे विषयों पर इनिशिएटिव नहीं लिया। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीना ठोक के ये कहा था कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, एजेंडा है, एजेंडा रहेगा। हाँ, अभी हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है क्योंकि अभी कंडीशंस नहीं है। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी मतलब जहां अच्छा नजर आएगा वहां गप लेंगे और बाकी सब थूक देंगे। दूसरी चीज, अगर वही अच्छेपन की बात आ जाइए तो फिर क्या ये माना जाए कि जो कांग्रेस पार्टी 1937 से पहले की कांग्रेस पार्टी थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा वंदे मातरम अडॉप्ट किए थे, पूरा का पूरा वंदे मातरम का गायन करती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने तो, प्रवक्ता ने ये कह दिया कि नेहरू से पहले की कांग्रेस अच्छी नहीं थी, नेहरू के बाद जो कांग्रेस है वो अच्छी है, वो समझदार कांग्रेस है। तो ऐसे लोगों से डिबेट करने का सुनील भाई क्या फायदा है? जो अच्छा पांडे जी, एक बात और बताओ पांडे जी, अभी मुन्ना खान साहब ने कहा कि ये लोग तो देखो सावरकर को वीर बता रहे हैं, उसने तो गांधी जी को मार 80 साल के एक बुजुर्ग पर गोली चला दी। हालांकि वो बाद में करेक्ट हुए, उन्होंने कहा गॉड से, लेकिन वो सावरकर को कह रहे हैं कि उसको वीर क्यों बता रहे हो? अब सावरकर को वीर न बताएं, पढ़ा हमने बचपन में वीर सावरकर, और वो कह रहे हैं कि आप लोग वीर बता रहे हो सावरकर को, क्या बताएं फिर? मुझे लगता है सुनील भाई, सदैव महात्मा गांधी की हम सब इज्जत करते हैं, मेरे साथी भी करते होंगे कांग्रेस पार्टी के पैनलिस्ट। जरा पूछ लीजिए उन्होंने सावरकर जी की शान में क्या क्या कहे। उन्हें भारत माता का वीर सपूत जैसी संज्ञा दी है महात्मा गांधी।
और महात्मा गांधी ने, क्योंकि ये तो मानते हैं कि नेहरू जी के बाद कांग्रेस पार्टी अच्छी हुई है, समझदार कांग्रेस पार्टी नेहरू के बाद हुई है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया था सावरकर जी के ऊपर। तो ये मुझे लगता है कि अब वही है ना कि अपनी पार्टी को ये कटघरे में खुद ही खड़ा करने आए हैं, तो उसके लिए कोई क्या ही कर सकता है। मुन्ना खान साहब, आप लोग खुद ही अपने लिए कांटे बो रहे हो, भाजपा कह रही है। ठीक, अनिल जी एक बात लंबे अरसे से अनिल जी एक बात लंबे अरसे की बात से सहमत हूँ सुनील भाई जी। अनिल जी, हेलो अनिल जी, मैं मुन्ना खान जी की एक बात से सहमत हूँ कि वीर सावरकर जी को वीर नहीं कहना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं बात, क्योंकि वो सिर्फ वीर कहना उनके लिए बहुत छोटा शब्द है भाई। वीर सावरकर जी सिर्फ वीर सावरकर जी परम वीर सावरकर जी थे। परम वीर सावरकर जी वो थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को लिखा और उनकी किताब लिखने से पहले बैन कर दी गई। उसके बावजूद भी उसकी कॉपी क्रांतिकारियों के पास पहुंची, हैंड रिटन कॉपियां, और वो उस समय गीता के समान मानी जाती थी क्रांतिकारियों की। उसकी हर क्रांति के के पास वो इस पुस्तक होती थी और वो बैंड पुस्तक थी। क्या बात कर रहे हैं, पूरी क्रांति की ज्वाला वीर सावरकर से शुरू होती थी और वीर सावरकर पे आके खत्म होती थी। लेकिन इनको ये बात इसलिए अच्छी लगती क्योंकि ये नरम दल वाले लोग थे। ये तो अंग्रेजों के साथ बैठ के चाय पी के गप्पे मार के और कहते थे भैया हम आजादी ले आएंगे, शेयरिंग कर लो। पहले कहा था कि आप ऐसा करो, डोमिनेंट स्टेट दे दो, आप राजा बने रहना, नीचे राज हमें करने दो। उसके बाद जब भगत सिंह ने कह दिया कि नहीं हम तो पूर्ण स्वतंत्रता लेंगे, तो हम भी कह देते भाई कि ऐसा ना कि भगत सिंह फेमस रहे और हमें कोई पूछे ना। तो आप क्या बात कर रहे हैं, आप स्वतंत्रता संग्राम को जैसे पढ़ाना चाहेंगे वैसे ही जनता मानेगी। अनिल जी इतनी ही शहादत और ये तमाम सारे, वो अभी मुन्ना खान साहब ने कहा कि हमने कलम करवा दिए थे सर अंग्रेजों के हाथों, हमने तब आज़ादी ली। और ये फिर अंग्रेजों से इतना घरहुआ रिश्ता कैसे हो गया था देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का, चाचा जी का? है सब अंग्रेजन सब दाएं बाएं घूमती रहती थी। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष रहा 1885 से लेके अभी तक अंग्रेजों का रिश्ता उससे अच्छा ही रहा। हम तो फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, हम तो फोटो और वीडियो देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा 1885 से लेके, सुनील भाई 1885 से लेके और अभी तक कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष रहा उसका अंग्रेजों से अच्छा ही रिश्ता रहा। अंग्रेजों का रिश्ता कांग्रेस से खराब कब हुआ? कभी भी नहीं। कब उनको पर अत्याचार किया कांग्रेसियों पे अंग्रेजों ने? कब उनको मारा? कब उनको फांसी चढ़ाई? आप मुझे बताओ ना। उनके साथ हमेशा बातचीत की ना, बातचीत के मुद्दे पे किया। तो फिर भी और जब सत्ता देने की बारी आई तब भी उन्हीं को सत्ता दे के गए। आप मुझे बताइए उनके आपस में संबंध खराब कब हुए? कभी भी नहीं। ठीक बात है। एक बात बताइए, अंग्रेजों तो अच्छी दोस्ती थी जी। और ये भाजपा वालों के अंग्रेजों से बताते हैं कि बहुत अच्छे दलाल थे, ये थे वो थे, ब्रोकरेज और ये तमाम सारी चीजें आती थी। इनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा उनसे। है आप मुझे बताइए सुनील भाई, चलो ये जो कहते हैं इनको कहने दीजिए। आरएसएस के गठन के बाद आप एक कोई ऐसी बात बताइए जो विचारधारा के अनुरूप आरएसएस ने नहीं की और अंग्रेजों से दोस्ती निभाने में की हो। एक कोई बात बताइए। ये 1942 की जब दूसरे विश्व हो रहा था उस दौरान जो भर्ती की बात कर रहे थे, उसमें तो भर्ती की बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भर्ती होनी चाहिए, जिसमें महात्मा गांधी भी थे, अम्बेडकर जी भी थे और आरएसएस भी थी। उन सबका अलग अलग मत था कि क्यों उनको भर्ती होनी चाहिए। महात्मा गांधी का मत ये था कि अंग्रेजों की तरफ से लड़के अंग्रेजों को जिताओ फिर हमें छोड़ देंगे क्योंकि हम पे तरस खा लेंगे, देखो हमने मदद की है। अम्बेडकर जी का मत था कि जो महात्मा गांधी जी का मत था कि हमें अंग्रेजों, क्योंकि अम्बेडकर जी तो शुरू से ही जो सारी बातें थी वो अंग्रेजों को अनुसार करते रहे। और आरएसएस का मत था कि हिंदू लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश सेना में न सिर्फ उनको सशस्त्र प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि सशस्त्र भी मिलेंगे ताकि उनके पास अपने शस्त्र होंगे ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सके। और मैं जो बड़ा कारण मानता हूँ, पता नहीं मुन्ना खान जी सहमत होंगे नहीं होंगे, अगर भारत के सशस्त्र नेवी ने सबसे पहले नेवी ने सशस्त्र विद्रोह नहीं किया होता तो आपको 1947 में आजादी नहीं मिलने वाली थी। जब अंग्रेजों को समझ में आ गया अब भारत की सेनाओं ने ही विद्रोह शुरू कर दिया है और ये विद्रोह ऐसा ना हो जाए कि हम छोड़ के भागने का टाइम ही ना मिले, तो उन्होंने इस बात को माना कि आप इसको छोड़ देना ही बेहतर है। ये किसी को वार्ता की टेबल पे हुआ काम नहीं है। ठीक बात। ये देश के सशस्त्र वीरों के कारण हुआ है। जी भाई पांडे जी, अब आगे आप लोगों की रणनीति क्या है? आप लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करोगे या टीवी में आके चर्चा ही करोगे, बहस डिबेट्स वगैरह में, या कुछ आगे कोई कदम भी उठाओगे? देश के कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मांग उठ रही है, अनिल सर, मांग उठ रही है हर ओर से कि मुकदमा होना चाहिए।
जो लोग राष्ट्रगीत का अपमान कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए तत्काल। आप लोग क्यों इतना ठंडे पड़ रहे हो भाई? ये सुनील भाई ये क्यों कारण मैं आपको बताता हूँ। जब जंतर मंतर का प्रदर्शन हो रहा था ना, तो जितनी विपक्षी पार्टियां थी उनकी सोच ये थी कि इनसे ऐसा काम कराओ, इनके ऊपर किसी तरह से गोलीबारी हो जाए, किसी तरह से कुछ लड़के, कुछ जैन जी इनकी गोली का शिकार हो जाए तोड़फोड़ करते हुए, तो हमारे को देश में आंदोलन करने का मौका मिलेगा। और उनकी योजना पे पानी फिर गया, सरकार ने संयम से काम लिया और वो मामला निपट गया। ठीक है, वो योजना फेल हो गई। अभी इनको लग रहा है कि हम ये योजना बनाए कि किसी तरह से जेल भरो आंदोलन शुरू करें। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, जब आप राष्ट्रद्रोह के अंदर जेल जाएंगे ना, और जेल जाएंगे क्योंकि आप राजनीतिक कैदी नहीं होंगे, आप राष्ट्रद्रोह के कारण जाएंगे, और फिर जेल में जो आपका स्वागत होगा, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये दम भी इनका निकल जाएगा कि हम जेल चले जाओ, कुछ ही चले जाओ, थोड़ी देर में होश पाकता हो जाएंगे और दोबारा चुपचाप सम्मान में सीधे एकदम तीर के तरह सीधे खड़ा होना शुरू कर देंगे। जी बताओ, कर्नाटक वाले चचा वो भी कह रहे हैं कि मुझे फांसी चढ़ा दो। अजय राय उत्तर प्रदेश में नहीं कह रहे, अजय राय नहीं कह रहे उत्तर प्रदेश में। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में है। उसकी वजह है यहाँ पे देशभक्ति की हवा है ना, जो जोरों से बहती है और गर्म होकर बहती है। हमें लगा इतनी गर्म होगी इनके कानों से निकल गई भाई पांडे जी, सुन्न हो जाएंगे, इसलिए यहाँ चुप रहेंगे ये। पांडे जी, हमें लगा कि कम से कम अजय राय ये जोखिम लेंगे, क्योंकि अब नजदीक है उत्तर प्रदेश का चुनाव। उधर वहां गणेश गोदियाल जोखिम लेंगे उत्तराखंड में, ले वो सब शांत पड़े हैं। इधर कर्नाटक वाले कह रहे हैं, बोले मुझे फांसी चढ़ा दो, मुझे जेल भेज दो, मैं तो 2 ही लाइन गाऊंगा बस। पांडे जी नहीं, अजय राय ये नहीं मानते होंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो नेहरू जी के बाद जो है वो वैचारिक रूप से परिपक्व हुई है। अजय राय ऐसा नहीं मानते होंगे, शायद इसीलिए वो शांत बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, व्यवहारिक बात है, सरकार पहले इन बहरूपियों को बेनकाब करना भी हमारा काम है सुनील भाई। हम इन बहरूपियों को बेनकाब करेंगे जो लगातार आकर के देश में इस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने कभी कहा कुर्सी उठाने की हमने बात की और उसके बाद आकर के अपना नैरेटिव तुरंत चेंज कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, सारी चीजों को समझ में आता है कि वोट बैंक की चिंता सता गई। उन्हें समझ में आ गया कि हम वोट बैंक को खुश करने के लिए इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है, तो उन्होंने देश को पीछे धकेल दिया और वोट बैंक को आगे कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण बात, कि कांग्रेस पार्टी क्या, मुझे तो डर इस बात का भी है कि अगर भविष्य में कहीं धोखे से कांग्रेस पार्टी सरकार और सत्ता में आती है तो ये वंदे मातरम को कहीं बैन न कर दे। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर मोदी जी की रणनीति, उस रणनीति और उस चक्रव्यूह ने कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया है। कांग्रेस ऐसी स्थिति में है, न निगला जा रहा न उगला जा रहा। करें तो करें क्या? मोदी जी जानते थे कि ये काट छांट जो की गई थी वंदे मातरम में, ये यूं ही नहीं की गई थी, संपूर्ण लाओ, उन्होंने संपूर्ण ला दिया। कानून बनाओ, कानून ला दिया, अब गाओ बेटा। बोले अब नहीं गाएंगे। बोले क्यों? बोले अब आएगा असली चेहरा देश के सामने कि कितनी क्रांति दिलवाई थी आपने, कितने सर कलम कराए थे, अब आएगी क्रांति। ये तो राष्ट्र का मामला हो गया भाई साहब, ये भाजपा का गीत थोड़ी नहीं है, भाजपा के कार्यालय में आपको लेना देना नहीं, ये तो राष्ट्र का मामला है। ये राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाना होगा, और राष्ट्रगीत नहीं गाओगे तो फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए, भारत के जैन जी के सामने एक्सपोज हो गए। वही जैन जी जो आज चांद तक पहुंच रहा है, वही जैन जी जो विश्व में अपना तिरंगा लहरा रहा है। आप उस जैन जी को तो जैन जी नहीं समझ रहे, आप तो उनको जैन जी समझ रहे हो। बोले चलो बेटा प्रधानमंत्री को गाली दो, बोले हाँ ठीक है, वो जैन जी हैं। बोले वहाँ वो छात्र जो रांची में प्रदर्शन कर रहे थे गांधीवादी तरीके से, बोले वो तो विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, 500 रुपया रोज पे। अच्छा, उसका कोई प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, और फिर बीच डिबेट छोड़कर भाग जाओ चर्चा में। इतना बोल दो अनिल जी, और फिर उसके बाद बोरी बिस्तर उठाओ निकल लो। बोले हमारी बात आ गई। कुछ तो है बड़ा, और इसमें सब फंसे हैं। खड़गे जी के चेहरे का मिजाज बता रहा है, उनकी जो फिलहाल जो स्थिति है, उनके चेहरे को थोड़ा सा देखिए, भाव को देखिए, तो समझ में आएगा कि बहुत बड़ा पासा फेंका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये न उगला जा रहा न निगला जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा खेल कर दिया है। अब आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप कितने बड़े राष्ट्रभक्त हो, सच्चे देशभक्त हो। नहीं, अब ये कहने भर से काम नहीं चलेगा कि हम राष्ट्रभक्त हैं। अब आपको राष्ट्रगान गाना होगा तो समझ में आएगा, और राष्ट्रगान आप गाओगे नहीं। इमरान मसूद गाने नहीं देंगे, बीके हरिप्रसाद पूरा गाने नहीं देंगे,
ये भी समस्या है। तो अंदर खाने यहां युद्ध चलेगा। इसीलिए वो कह भी रहे हैं चिदंबरम साहब कि मैं दिमागी नक्सली हूं भाई साहब, और मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सली हूं। अब आपस में लड़ो इस चीज से। मोदी जी ने डाल दिया आपके गले में ये सांप, अब आपस में जूझो इससे। ऐसी स्थिति है। जहां तक हमें समझ में आया ये कहानी इतनी है। अनिल जी, इतना ही है मामला? नहीं, इसमें क्या है, इसमें जो वंदे मातरम गाने की अनिवार्यता है वो है सरकारी कार्यक्रम। सरकारी कार्यक्रम में दो चीजें पक्की कर दी गई हैं। जब गवर्नर साहब आएंगे, राष्ट्रपति साहब आएंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे, तो आपको ये वंदे मातरम को गायन करना है। वहां तो गाना होगा, लेकिन आप नहीं, वहां तो अनिवार्य है ही, लेकिन जहां आप जोखिम ले रहे हो तो वहां आधा अधूरा जो गा रहे हो, हालांकि ठीक है कोई मुकदमा और वो सारे आप नहीं भी गाओ, आप अपने प्राइवेट कार्यक्रम में नहीं भी गाओ, लेकिन आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि आप कितने बड़े सच्चे राष्ट्रभक्त हो भाई। अब चीजें छुपती है नहीं। कोई ना कोई कार्यकर्ता मोबाइल में ऑन रखता है, हर चीज रिकॉर्ड हो जाता है, तुरंत वो रील के तौर पे डालता है सोशल मीडिया पे, पता चल जाता है कितने बड़े राष्ट्रभक्त हो। तो राष्ट्रभक्ति वाला मसला है ये। अनिवार्यता जहां है वहां तो गाना ही होगा, वहां तो चाहे मुंह इधर फेरो या इधर फेरो या कान में उंगली लगा लो, वहां तो करना ही होगा। लेकिन जहां आपको ये राष्ट्रभक्ति वाला अपना मामला दिखाना होगा, वहां जो आप कृत्य करोगे वो चीजें वायरल होंगी, और वो हो रही हैं। गोवा वाला हुआ ना सीन, और कांग्रेस कार्यालय वाला हुआ, यहीं से समझ में आ गया खेल। आने वाले टाइम में अब देखिए अनिल जी, और कितने ऐसे वीडियो सामने आने वाले हैं जिसमें ये सारी चीजें होंगी, और भाजपा उसी का इंतजार भी कर रही है। चर्चा में आप लोगों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। विकास पांडे आपका, गर्ग जी आपका भी, मुन्ना खान साहब का भी बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।